हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? गुड, फाइन। तो चलिए, मैं हूँ रंजित रंजन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजित फिजिक्स। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आज हम लोग का 12th की फिजिक्स का तीसरा लेक्चर है, तीसरी क्लास है, ठीक है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने 2 लेक्चर किया है और उस लेक्चर में आप लोगों ने क्या सीखा और आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्या जाना, तो मैं उसको 2 मिनट रिकैप कर दूँ। तो बच्चों, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि ये जो 12th है, जो हमारा फिजिक्स है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उनका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस कहने का मतलब है कि 12th पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो 12th पर बेस्ड है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। जो दूसरी चीज़ हमने बताई थी वो था हमारा सिलेबस, कि ये जो हमारा सिलेबस है जो 12th में है, और कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें कवर करने हैं, है ना। और इसकी जो लेवल होगी, पढ़ने का जो स्टैंडर्ड होगा, वो हमारा 0 लेवल टू अप टू जेईई एडवांस लेवल तक होगा, क्योंकि मैं आपको ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता और मैं आपको नहीं आने से ले करके उस लेवल तक पहुँचाऊँगा आपको कि आपकी जेईई एडवांस तक निकल जाए, आपका मेडिकल निकल जाए, आपका मेन निकल जाए, या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप एनडीए एयरफोर्स आप देते हैं तो वो निकल जाए, ठीक है। तो जो सिलेबस है वो हमने बता दिया था। उसके बाद हमने अपन का पहला जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, जो हम उसको बेस बुक मान करके उसी के चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, तो वो हमारा चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है ना। पहला 2 चैप्टर को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो उसमें हमने स्टार्ट कर दिया था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो वहाँ पर हमने सबसे पहले आपको बताई थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब है, वो हमने समझाया। देन उसके बाद हम लोगों ने चार्ज के बारे में समझाया आपको कि चार्ज क्या है, और चार्ज का जो प्रॉपर्टी है, जो उनके गुण हैं, उनके साथ जो चीज़ें एसोसिएट है, उनके बारे में हम 2 क्लास से जानकारियाँ जुटा रहे हैं कि चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है ना। कि चार्ज क्यों किसी बॉडी के ऊपर है, क्यों कोई पॉजिटिव होता है, क्यों कोई निगेटिव होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो क्यों है, नेगेटिव है तो क्यों है, उसको मापते कैसे हैं, उसकी यूनिट क्या है। देन चार्ज अगर कोई बॉडी होता है तो क्या उसके मास पर भी कोई फ़र्क पड़ता है, या फिर अगर चार्ज रेस्ट में होती है या मोशन में आता है तो क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल, ये सब चीज़ें। और ठीक है, उसके बाद चार्ज जो डेवलप होता है वो अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के सरफेस पर जनरेट होती है, अगर वो इंसुलेटर है तो मतलब या डाइलेक्ट्रिक है तो वो उसके अंदर बॉडी मतलब इनसाइड मतलब वॉल्यूम में जनरेट होता है। तो ये सब चीज़ें हमने देखा था। लास्ट जो था वो हमारा पॉइंट चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पर हमने सेकंड लेक्चर जो जस्ट बैक पिछला लेक्चर जो खत्म हुआ था, वो आपका पॉइंट चार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हम उसमें बता रहे थे कि पॉइंट चार्ज का मतलब है कि चार्ज जो है वो एक पॉइंट फॉर्म में है, मतलब एक बिल्कुल पॉइंट साइज का है, और उसकी जो इंटेंसिटी, उसकी जो फील्ड, इलेक्ट्रिकल प्रभाव है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्रिएट करता है अपने अराउंड इर्द गिर्द, उसका जो वेरिएशन है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार होता है। मतलब ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का, और आर वहाँ पर डिस्टेंस होता है उस पॉइंट चार्ज से। तो अगर इसी टाइप का वेरिएशन कोई एक बड़ा चार्ज भी अगर रखता है अपना इंटेंसिटी का किसी पोजीशन के लिए, तो वो बड़ा सा चार्ज को भी हम लोग एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हैं, उस बड़े से चार्ज साइज को भी हम लोग एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हैं, बशर्ते कंडीशन ये है कि उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिकल प्रभाव है, वो उसका जो वेरिएशन है वो इन्वर्स स्क्वायर मतलब 1/r स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो फिर हम उसको ये कहते हैं। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जैसा कि हमने कहा था पिछले क्लास में कि यूनिफॉर्म हो सकता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि चार्ज जो है वो पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम या फिर लेंथ जो होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब अगर फिक्स अमाउंट ऑफ लेंथ ले या फिर एरिया ले या फिर वॉल्यूम ले, और दूसरी जगह भी अगर सेम अमाउंट ऑफ एरिया, वॉल्यूम और लेंथ ले, तो चार्ज का अमाउंट सेम होगा। मतलब ऐसा नहीं है कहीं ज़्यादा हो जाएगी सेम लेंथ में और उतना ही लेंथ में कहीं कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। या सेम वॉल्यूम में यहाँ ज़्यादा है या उतना ही वॉल्यूम में कहीं और कम है, ऐसा नहीं होगा, वो इक्वल होगा। तो डेंसिटी इक्वल होती है। और अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है, मतलब उसका वेरिएशन है, चेंज है, और वो चेंज किसी न किसी पैरामीटर के साथ दिया रहेगा कि हाँ लेंथ के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रही है उसकी डेंसिटी, या फिर स्फीयर का रेडियस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रही है डेंसिटी, या फिर थिकनेस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रही है चार्ज डेंसिटी, वो चीज़ें आपको गिवन होता है। तो ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो, इसको हमने दिखा दिया था। लैम्डा होता है
एक सिग्मा होता है और एक रो होता है। लैम्डा जो होता है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए लिखते हैं, टोटल चार्ज बाय लेंथ के लिए। सिग्मा जो होता है वो एरिया चार्ज डेंसिटी के लिए लिखते हैं, और रो जो होता है वो हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा जो है वो एरियल चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम जो है रो जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा, एक चीज़ और बेटा कि शायद आई थिंक पिछले एक लेक्चर में आप देखिए जो लास्ट में हो रहा होगा, तो उसमें शायद हमने सिग्मा के बदले रो या फिर रो के बदले सिग्मा आई थिंक लिख दिया है, कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को मैंने रो लिख दिया है और जो एरिया चार्ज डेंसिटी है उसको हमने सिग्मा लिख दिया है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अगर यहाँ पर सिंबल अगर हमने चेंज कर दिया तो मैं अपने लिए सिग्मा और रो वही यूज करूँगा, क्योंकि मेरे को वैल्यू पुट करनी है। ये एक जस्ट उसका सिंबल है, इससे कोई बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई परेशानी नहीं है, उससे कोई ऐसा नहीं है कि वो गलत हो गया, दिक्कत हो गया। लेकिन जो मोस्टली जो यूज होता है वो लैम्डा, सिग्मा और रो ही आप देखेंगे हर जगह, तो इसलिए आप हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाएं कि सर ये उल्टा है, ये सही है या फिर वो सही है। तो इसलिए आप इस चीज़ को याद रखिए। इसको आप लोग लीनियर के लिए याद रखिए, सिग्मा जो है आप एरिया के लिए याद रखिए, और रो के लिए जो है आप लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी याद करिए, है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लेंथ, टोटल चार्ज बाय लेंथ, टोटल एरिया बाय टोटल चार्ज बाय एरिया एंड टोटल चार्ज बाय वॉल्यूम। तो लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूम, लैम्डा, रो एंड सिग्मा एंड रो, लैम्डा, सिग्मा एंड रो, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, इसके लिए आप याद रखिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमने आपको नेक्स्ट क्लास में, पिछले क्लास में हमने सेकेंड लेक्चर जो था हमारा उसमें हमने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया था। तो इनमें से अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो आपने पिछला 2 लेक्चर आपने नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप उस दोनों लेक्चर को जा करके देख लें, ताकि आपको यहाँ तक की जो क्लैरिटी है वो आप में आ जाए कि क्या क्या चार्ज के प्रॉपर्टी यहाँ तक में डिस्कशन हो रखा है, क्या क्या हमने पढ़ रखा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ें। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग लिखने जा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लिखने जा रहे हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिखा बच्चों, क्या लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये जो वर्ड कंजर्वेशन आप देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये वर्ड से आपको पहली बार मुलाकात हो रही है। आई थिंक इससे पहले भी आपको मुलाकात हुई होगी। कहाँ मुलाकात हुई है? हाँ, आपको 11th क्लास में मुलाकात हुई होगी, जहाँ पर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े होंगे या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े होंगे, तो वहाँ पर इस वर्ड से भी आपको मुलाकात वहाँ पर हुई होगी। तो क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि जो टक्कर होती है, कॉलिजन होती है, वहाँ पढ़ाता है, तो जो वो इंसिडेंट है, वो घटना है कॉलिजन, उससे पहले का जो सिस्टम का टोटल मोमेंटम है और उसके बाद का जो सिस्टम का टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट होता है, वो बदलता नहीं है। ट्रांसफर भले एक का कम एक दूसरे का ज़्यादा हो जाए, चेंज हो जाए, बट टोटल अगर हम देखें तो वो कांस्टेंट होता है। एनर्जी में भी कुछ वैसा ही होता है कि अगर एक सिस्टम है और उसके अंदर अगर एक एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो टोटल सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है। मतलब उसको आप बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, टोटल आपका कांस्टेंट ही होता है ऑलवेज, टाइम के साथ वो बदलता नहीं। तो सेम वे यहाँ भी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी यही कहता है कि जो चार्ज है किसी सिस्टम का वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, टाइम के साथ वो वेरी नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ समय बीत गया तो उस सिस्टम का चार्ज बदल जाएगा। हाँ, बशर्ते कि वो सिस्टम आइसोलेट होना चाहिए, वो जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होना चाहिए। इलेक्ट्रिकली आइसोलेट का मतलब है कि वो सिस्टम आपका इस तरीके से आपका एक दूसरे से अलग होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए कि दूसरे से उसकी कोई इफेक्ट नहीं हो। मतलब बाहर अगर कुछ भी चीज़ें हैं, सराउंडिंग है या कोई और भी सिस्टम है, तो उससे उसका कोई इंटरेक्शन नहीं हो। मतलब वो बिल्कुल कटा कटा सा है, अलग है, इलेक्ट्रिकली कोई आदान प्रदान कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, तो इलेक्ट्रिकली आइसोलेट बोलते हैं उसको। तो अगर कोई सिस्टम इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है तो उस सिस्टम का जो चार्ज टोटल होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, टाइम के साथ उसमें कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अगर उस सिस्टम के अंदर कहीं पर चार्ज इंक्रीज हो रही है तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे जगह चार्ज डिक्रीज हो रही होगी, मतलब वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुआ होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को अगर हम लोग एक एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो हम क्या लिखेंगे? सपोज करिए कि हमारे पास एक सिस्टम है, ये हमारे पास एक सिस्टम है और ये सिस्टम जो है वो हमारा इलेक्ट्रिकली
आइसोलेटेड है, ये जो सिस्टम है हमारा वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसा है? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब बाहर से इलेक्ट्रिकली इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है। और इसके अंदर सपोज करिए कि एक बॉडी ए है और एक दूसरा बॉडी जो है वो बी है, और सपोज करिए कि इसके ऊपर कुछ चार्ज है और इसके ऊपर भी सपोज करिए कि कुछ चार्ज। लेट अस सपोज कि इसके ऊपर 10 कूलम है और इसके ऊपर 5 कूलम है। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल नेट चार्ज देखूँ तो ये 10 प्लस 5 ये टोटल 15 कूलम चार्ज जो है इस सिस्टम के अंदर टोटल है। इस सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज है वो 15 कूलम है। मैंने सिंपली इसको ऐड कर दिया 10 कूलम प्लस 5 कूलम, क्योंकि हमें पता है कि जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है और इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है कि वो कितना है। तो अगर मैग्नीट्यूड है तो हम सिंपली उसका जो नेट निकालना है तो हम उसको ऐड करते हैं, सिंपल अलजेब्रा हम लगाते हैं, जो हम लोग बचपन से बेसिक अलजेब्रा पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे वही लगाते हैं, वही होल्ड करता है। वेक्टर वाली कॉन्सेप्ट जो है वो चीज़ हम लोग यहाँ पर नहीं लगाते। तो सिंपल हमने उसको ऐड कर दिया, नेट चार्ज इतना हो गया। अब सपोज किया जाए कि ये सिस्टम के अंदर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है चार्ज चेंज हो गई है, मतलब अगर ए हमारा ये है और ये दूसरा बॉडी हमारा उस सिस्टम के अंदर ये हमारा बी था, तो अगर सपोज करिए कि इसके अंदर अगर चार्ज अब 8 कूलम है तो निश्चित रूप से यहाँ से चार्ज इस बी पर ट्रांसफ़र हो गया होगा और अब इस पर जो चार्ज है ना वो 7 कूलम हो गया होगा। अब इस पर 7 कूलम हो गया होगा क्योंकि 10 प्लस 5 15 है और यहाँ पर 8 प्लस 7 जो होगा वो 15 होगा। तो यहाँ पर जो क्यू नेट होगा वो 8 कूलम प्लस 7 कूलम जो होगा वो 15 कूलम यहाँ पर भी होगा। मतलब चार्ज जो है वो कंजर्व है, मतलब चेंज हुआ होगा एक से दूसरे में, लेकिन जो टोटल है वो हमेशा जो है वो वही हुआ होगा। ठीक है। सपोज दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, सपोज करिए कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लेते हैं 10 कूलम चार्ज है और इसको आपने क्या किया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट के साथ आप इसको जोड़े हुए हैं जिस पर 2 कूलम चार्ज है, जिसके ऊपर 2 कूलम चार्ज है। तो अभी अगर आप इसको देखें, इसके ऊपर Q1 है और इसके ऊपर अगर Q2 है तो Q1 प्लस जो Q2 है ये आपका टोटल 12 कूलम है, ये 12 कूलम है। ठीक है। अगर आप इस सिस्टम को कनेक्ट कर देते हैं, मतलब ये जो स्विच है यहाँ पर जो आपका ये स्विच है S है, जो स्विच है आपका ये S, उसको अगर आप इसको क्लोज कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और ये ऑब्जेक्ट सपोज करिए सेम साइज का अगर है, तो चार्ज क्या होगा, अगर एक बॉडी के ऊपर चार्ज अगर ये आपका मान लेते हैं कि इस पर अगर आपका Q1 डैश आ गया और इसके ऊपर अगर आपका Q2 डैश आ गया और ये सिस्टम जो था वो जो हमारा था ये हमारा कनेक्ट हो गया है, इस स्विच को कनेक्ट कर दिया गया है, इस दोनों ऑब्जेक्ट इस बॉडी को दोनों को जोड़ दिया गया, एक के ऊपर Q1 जोड़ने के बाद एक के ऊपर Q1 डैश है, के ऊपर Q2, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो गया। तो अभी भी अगर आप इसको Q नेट निकालने जाएंगे तो आपका ये Q1 डैश प्लस जो ये Q2 डैश होगा ना, ये अभी भी आपका Q1 प्लस Q2 12 कूलम के बराबर हुआ होगा। ये दोनों बराबर ही रहा होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब एक से दूसरे पर ट्रांसफ़र जरूर हुआ होगा लेकिन जो टोटल बिफोर है एंड आफ्टर है ये आपका सेम रहेगा। मतलब ठीक है। अगर हम तीसरी एग्जाम्पल से अगर हम इसको और समझना चाहें तो सपोज किया जाए कि अगर ये एक हमारा सिस्टम है, ये भी आइसोलेटेड है, मतलब ये अलग है, आइसोलेटेड सिस्टम है और यहाँ पर अगर सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर अगर आपको यहाँ पे चार्ज दिख रहा है कि सपोज यहाँ पर आपके ऊपर इस पर पॉजिटिव चार्ज आपको 5 कूलम दिख रहा है, सपोज करिए पॉजिटिव चार्ज आपको इसके ऊपर 5 कूलम दिख रहा है और ये सिस्टम जो है, ये जो सिस्टम है वो सपोज करिए कुछ ऐसा हुआ कि इसके अंदर जो ये चार्ज है वो यहाँ पे आपको पॉजिटिव में 8 कूलम दिखने लगा, पॉजिटिव में आपको ये 8 कूलम दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो 5 कूलम दिख रहा है वो आपको यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 8 कूलम है। तो ये 8 कूलम पॉजिटिव चार्ज अगर है तो निश्चित रूप से इसके दूसरे तरफ निगेटिव चार्ज माइनस में
3 कूलम जनरेट हो गया होगा, है ना, क्योंकि पहले अगर 5 कूलम था तो अब भी अगर ये 5 कूलम है तो मतलब ये 8 कूलम अगर 3 कूलम पॉजिटिव बढ़ गया है तो 3 कूलम माइनस में यहाँ पर जनरेट हुआ होगा। मतलब बिफोर पहले 5 कूलम था तो अब भी देखिए 8 प्लस -3 अब भी इसके पास 5 कूलम टोटल चार्ज है। तो मतलब जो यहाँ पर जो क्यूनेट है 5 कूलम है, तो यहाँ पर भी अगर आप आफ्टर देखते हैं तो क्यूनेट आपका 5 कूलम ही होगा, है ना। तो बिफोर एंड आफ्टर जो है वो चार्ज जो है वो आपका कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हुआ है। आप कई एग्जांपल, मैंने 3 एग्जांपल आपके सामने रखा और आप इसको देख सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करिए आपके पास एक कंपाउंड है NaCl। जब ये NaCl टूटता है तो ये आपका Na+ एंड Cl- बनता है। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्लोरीन को, तो ये प्लस हो जाती है और ये माइनस में आ जाती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप क्यूनेट देखते हैं शुरुआत में, मतलब जब आपने लिया कंपाउंड तो ये चीज़ है, और आफ्टर ब्रेक देखिए यहाँ पे +1 है, यहाँ पर देखिए आप -1 है, यहाँ पर क्या है आपका -1 है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग क्यूनेट को देखें तो ये क्यूनेट आपका कितना है, 0 है। अगर +1 और -1 को ऐड कर दे तो 0, यानी बिफोर एंड आफ्टर देखिए इस केमिकल रिएक्शन में भी क्या है आपका 0 है। मतलब पहले एंड बाद में जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट है। मतलब चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी या फिर वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका टोटल चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट होगा, टाइम के साथ वो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो मतलब यहाँ से एक बात और पता चलती है कि जो सर चार्ज है वो पेयर में क्रिएट होता है। मतलब अगर यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा पॉजिटिव बना है तो यहाँ पर देखिए 3 माइनस में हुआ है, या अगर यहाँ पे एक प्लस बना है तो एक माइनस में बना है। तो मतलब चार्ज जो है वो पेयर में बनता है। अगर एक न्यूट्रल बॉडी है और उस पर अगर पॉजिटिव दिख रहा है या नेगेटिव, मतलब वो चार्ज जो फॉर्म हो रही है वो आपका पेयर में फॉर्म होती है, ठीक है। पेयर में फॉर्म होता है एंड पेयर में न्यूट्रलाइज होता है, पेयर में फॉर्म होता है एंड पेयर में न्यूट्रलाइज होता है। तो चलिए आप इसको एग्जाम्पल में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के एग्जाम्पल में आप इसको लिख दीजिए ताकि आपको याद रहे कि कंजर्वेशन का मतलब क्या है, ठीक है। लिख लिया आपने, ठीक है, मिटाऊं, ओके। अब हम लोग इसमें इसका डेफिनेशंस को लिख लें, क्योंकि अगर जिसको बोर्ड देना है तो अगर उससे पूछ दिया जाता है व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो उनको डेफिनेशन तो लिखनी होगी, है ना। कॉम्पिटिटिव में भले ना लिखना पड़े कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब, लेकिन बोर्ड में अगर एग्ज़ाम देते हैं और वहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं तो फिर हमें लिखना पड़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे कंजम्पशन को चार्ज मतलब, इन एनी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम total charge is always constant। मतलब टाइम के साथ बदलता नहीं है, हमेशा फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। दूसरी बात, चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर destroyed, that means only transferred from one object to another object। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। हम इसको बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एक सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज ऑलवेज हमेशा कांस्टेंट होगा अगर वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है तो। यही चीज़ आपका यूनिवर्स में भी होता है। अगर यूनिवर्स में कहीं पर थंडर स्टॉर्म होता है, बादल टकराता है, अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं पे बना है तो जाहिर सी बात है उतना ही नेगेटिव चार्ज कहीं पे बना होगा, ठीक है, तभी जाकर के वो चीज़ें कंजर्व रह पाएगा, ठीक है। तो मतलब पेयर में फॉर्मेशन होता है, तो लिख देंगे चार्ज ऑलवेज क्रिएटेड इन पेयर एंड
न्यूट्रलाइज ऑल्सो इन पेयर, यानी पेयर में ही न्यूट्रलाइज भी होता है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, न्यूट्रलाइज हो गया हम कहते हैं न्यूट्रल हो गया। और अगर वो क्रिएट भी होता है तो एक पॉजिटिव बनेगा तो एक नेगेटिव कहीं बनेगा, क्योंकि टोटल चार्ज को कांस्टेंट रखना है, मतलब वो होता है कंजर्व होता है। ठीक है, तो ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, पहले एग्जांपल और ये आपका डेफिनेशन, आप इसको लिख लीजिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है? ओके, चलिए मिटाऊं। ठीक, अब इसके आगे हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करने जा रहे हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और वो जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है उसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बच्चों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए इस क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये जो क्वांटाइजेशन है उसका मतलब क्या होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर है, सिंपल पहले हम क्वांटाइजेशन समझ लें कि कोई भी चीज़ अगर एक फिक्स्ड अमाउंट के मल्टीपल में है, कोई भी चीज़ अगर फिक्स्ड अमाउंट के मल्टीपल में है, मतलब 1 टाइम्स वो फिक्स्ड अमाउंट है, या 2 टाइम्स वो फिक्स्ड अमाउंट है, या फिर 3 टाइम्स वो फिक्स्ड अमाउंट है, या फिर 4 टाइम्स वो फिक्स्ड अमाउंट है, या फिर 100 टाइम्स वो फिक्स्ड अमाउंट है, तो ऐसे चीज़ को हम क्वांटाइजेशन बोलेंगे। सपोज करिए कि आप मार्केट जाते हैं और एक पपीता खरीदते हैं, पपाया खरीदने जाते हैं, तो आप उसको अगर ये बोलते हैं कि आप मुझे उसको आधा काट करके दीजिए, तो वो जनरली नहीं देगा। जब भी देगा तो बोलता है कि आप 1 ठो ले जाइए, या फिर आप 2 पीस ले जाइए, या फिर आप 3 पीस ले जाइए। भाई वो काट के नहीं बेचता, वो सेल नहीं करता काट के। तो आपको जब भी लेना है तो 1 पपीता लेना है, 2 पपीता लेना है, 3 पपीता लेना है, 4 लेना है, 100 लेना है, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट का वो मल्टीपल चल रहा है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा। डिपेंड करता है कि जो वो बंदा है वो रूल क्या बना रहा है। हो सकता है कि वो ये कहे कि नहीं, मैं जब भी बेचूंगा तो 1.5 के मल्टीपल में बेचूंगा, मतलब मैं 1.5 पपीता बेचूंगा, या फिर मैं 1.5 इंटू 2 मतलब 3 पपीता बेचूंगा, या फिर 1.5 इंटू 3 मतलब 4.5 पपीता बेचूंगा, या फिर 1.5 इंटू 4 मतलब वो 6 पपीता बेचेगा। तो इस तरीके से मतलब वो जो फिक्स्ड अमाउंट है वहाँ पर वो 1.5 है और उसका मल्टीपल चल रहा है। तो उसका मल्टीपल देखिए क्या है, 1.5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.5 आ रहा है। 1.5 को अगर हम 2 से करते हैं तो ये 3 आ रहा है। अगर 1.5 को हम 3 से करते हैं तो ये 4.5 आ रहा है। 1.5 को अगर मैं यहाँ 4 से करता हूँ देखिए 6 आ रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक होल वैल्यू है कि हाँ फ्रैक्शन में नहीं है, जैसे 3 है 6 है। देखिए फ्रैक्शन 1.5 है, 4.5 है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट का मल्टीपल चलना, ठीक है, वो क्वांटाइजेशन है। और वो रूल जो है वो शॉप वाले जो दुकान वाले हैं वो अपना बना सकते हैं। वो बोलेगा नहीं 1 करके ही हम बेचेंगे, 1 2 3 का मल्टीपल, 1 2 3 4 ऐसे, या फिर 1.5 के मल्टीपल में बेचेंगे, या फिर हम 2.5 के मल्टीपल में बेचेंगे, कुछ वैसा वो अपना रूल बना सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात भी है। यहाँ पर ये कहता है कि जो चार्ज किसी भी मैटर में एग्जिस्ट करता है या होता है या डेवलप होगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर ऑर्गेन से, वो हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट का मल्टीपल होगा। और वो जो फिक्स्ड अमाउंट है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कहा जाता है। वो जो फिक्स्ड अमाउंट है यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो नेगेटिव में है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, इसको एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। कहने का मतलब है कि इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। मतलब ये बेसिक वैल्यू है चार्ज का, इससे लोवेस्ट वैल्यू चार्ज का पॉसिबल नहीं है। एलिमेंट्री चार्ज इसको बोलते हैं, या इसको क्वांटा ही बोलते हैं, क्वांटा ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। एलिमेंट्री वैल्यू बोले या क्वांटा ऑफ चार्ज बोले, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एलिमेंट्री, बेसिक या फिर क्वांटा ऑफ चार्ज इसको बोलते हैं। मतलब उसी के मल्टीपल में होगा। मतलब अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा,
या तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, या 3 इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, अप टू 100 इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, या फिर n इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा। तो इस तरीके से चार्ज उस बॉडी पर डेवलप होगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब है, इन क्वांटाइजेशन का मतलब अगर हम बेसिक भाषा में हम समझें तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि इट मीन्स मल्टीपल ऑफ एनी फिक्स्ड अमाउंट, कोई एक फिक्स्ड अमाउंट होगा उसके मल्टीपल में होगा, कोई एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, कोई अमाउंट होगा उसके मल्टीपल में होगा। जैसा कि अभी देखा हमने कि 1.5 फिक्स मान लिया और उसका 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसा होगा। या कोई कहता है कि मैं दो बेचूंगा, या तो मैं 2 पत्ता बेचूंगा या फिर 4 बेचूंगा या फिर 6 बेचूंगा, मतलब 2 फिक्स्ड हो गए और वो 2 के मल्टीपल में चलेगा, 2 4 6 8 ऐसे चलेगा। उसी तरीके से यहाँ भी है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया कि जो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा या तो प्लस माइनस ई होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा या देना होगा तो उसके बराबर चार्ज होगा, या फिर प्लस माइनस 2e होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा या दिया होगा तो ट्वाइस ऑफ ई, या तो 3 इलेक्ट्रॉन लिया गया होगा या दिया होगा प्लस माइनस 3e, अप टू इसी तरीके से प्लस माइनस ne इन जनरल। तो अगर हम इसको Q यहाँ पर लिखें तो प्लस माइनस इन जनरल हम क्या लिखेंगे, Ne लिखेंगे, यानी जो Q उसके ऊपर होगा वो प्लस माइनस Ne होगा। यहाँ पर जो N होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा, मतलब इसकी वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से अप टू n तक जाएगा। और ये जो ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे कह दें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट हो गया, या फिर हम ये कहें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो गया कि इतना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हुआ है, या फिर इतना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन उनके वजह से, मतलब वो 1 2 3 4 5 इंटीजर में होगा। और ये जो E है इसको 1.602 10 पर पावर माइनस 19 कूलम है, मतलब E का वैल्यू हम ये वैल्यू लेते हैं। इसको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं और क्वांटा भी बोलते हैं, क्वांटा ऑफ चार्ज बोलते हैं। मतलब चार्ज की वैल्यू इससे नीचे नहीं हो सकता है, बेसिक वैल्यू चार्ज का, एलिमेंट्री वैल्यू है चार्ज का, इसी के मल्टीपल में होगा। यानी जब भी एक बॉडी इलेक्ट्रॉन देता है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा या 2 देगा या 3 देगा या 4 देगा या 5 देगा, कभी भी 1.5 नहीं देगा, 1.25 नहीं देगा या 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। यहाँ के लिए तो चार्ज अगर होगा तो ये चीज़ें होगी। मतलब अगर आपको कहीं पर टोटल चार्ज पता है तो और E की वैल्यू आपको मालूम ही है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन या फिर कितना प्रेजेंट आप वो निकाल सकते हैं। या फिर कहीं पर अगर आपको N पता है कितना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हुआ है या इतने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन उसके पास प्रेजेंट है वो पता चल गया, तो आप E से मल्टीप्लाई करके आप चार्ज निकाल सकते हैं कि उसके ऊपर कितना चार्ज है उसके अंदर। तो वो चीज़ आप यहाँ से Q इक्वल टू प्लस माइनस NE से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। ये चीज़ जो है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है, एलिमेंट्री चार्ज या क्वांटा ऑफ चार्ज इतने वैल्यू कहते हैं। मतलब इससे छोटा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, हम ये कहते हैं, ठीक है। लेकिन 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 लेटेस्ट थ्योरी ये कहता है, कि ये जो चार्ज है 1.602 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, ये एलिमेंट्री चार्ज नहीं है, ये एलिमेंट्री चार्ज नहीं है। मतलब ये जो है वो बेसिक चार्ज जो है ये नहीं है, ये बेसिक चार्ज एलिमेंट्री चार्ज जो है ये नहीं है। तो फिर कितनी वैल्यू है फिर बेसिक चार्ज, फिर इसको हम क्यों लेते हैं, तो उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर नोट में कुछ बात लिखेंगे, मतलब ये चीज़ अप्लाई यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन आपको फॉर सेक ऑफ नॉलेज मैं बता रहा हूँ। तो लेटेस्ट थ्योरी ये कहता है कि ये जो चार्ज है ये टूट सकता है। मतलब ये जो 1.602 10 पर -19 है, इसकी से भी छोटा चार्ज पॉसिबल है। मतलब एलिमेंट्री चार्ज इससे छोटा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और वो जो छोटा चार्ज है उसको क्वार्क कहते हैं।
वो जो छोटा चार्ज है उसे हम लोग क्वार्क कहते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? क्वार्क पढ़ते हैं। अब ये जो क्वार्क है, ये 6 तरीके के क्वार्क अभी तक डिस्कवर्ड है। मतलब जो साइंटिस्ट को क्वार्क मिले हैं कि कितने क्वार्क अभी हैं अभी तक में, तो 6 क्वार्क है और 6 क्वार्क का अलग अलग अपना चार्ज है। तो ठीक है, तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ quarks discovered, but only 2 types are इम्पोर्टेंट। मतलब ये 6 टाइप का डिस्कवर्ड है, लेकिन उसमें से जो 2 टाइप के क्वार्क हैं ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखते हैं। तो इस क्वार्क जो 2 तरीके के जो इंपॉर्टेंट क्वार्क है, एक को कहते हैं हम लोग पॉजिटिव क्वार्क और एक को हम लोग कहते हैं निगेटिव क्वार्क। निगेटिव क्वार्क, पॉजिटिव क्वार्क एंड निगेटिव क्वार्क। अब इस पॉजिटिव क्वार्क को अप क्वार्क भी कहते हैं और इस निगेटिव क्वार्क को डाउन क्वार्क भी कहते हैं। अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव। अप क्वार्क के जो ऊपर चार्ज होता है वो +2/3e होता है और डाउन क्वार्क के जो ऊपर चार्ज होता है वो -e/3 होता है। -e/3 होता है। यानी पॉजिटिव क्वार्क, अप क्वार्क के पास चार्ज +2/3e, e मतलब 1.602 10⁻⁻19 कूलम। एंड जो निगेटिव क्वार्क के ऊपर चार्ज है वो -e/3, मतलब e का वैल्यू आप रखिए। ये अप क्वार्क की चार्ज है, डाउन क्वार्क की चार्ज। ठीक, ये हमारे महत्वपूर्ण ये 2 क्वार्क हैं। ठीक है, मतलब जो चार्ज है वो इतना हो सकता है, टूट सकता है, ये चीज़ें। मतलब वो चार्ज हमारा बेसिक नहीं है, एलिमेंट्री चार्ज नहीं है, वो e की वैल्यू, वो टूटा जा सकता है। तो होता यह है कि ये जो प्रोटॉन है जिसके ऊपर चार्ज आपका E होता है, ये इसके अंदर बेसिकली 2 अप क्वार्क होते हैं एंड 1 डाउन क्वार्क होता है। प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क होते हैं, 2 डाउन क्वार्क होते हैं। तो 2 अप क्वार्क का मतलब 2 × 2/3e और इसमें जुड़ गया -e/3। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? E आ जाएगा। मतलब जो चार्ज ऑन प्रोटॉन है, जो चार्ज ऑन प्रोटॉन है वो देखिए E के बराबर है ना। मतलब बेसिकली जो प्रोटॉन का चार्ज E है जो 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम है, वो बेसिकली 2 पार्ट है। मतलब 2 अप क्वार्क है, 2 अप क्वार्क है, 2 पॉजिटिव क्वार्क है। जो इतना एक क्वार्क 2/3e होल्ड करता है, तो 2 पॉजिटिव क्वार्क मिलकर इतना होल्ड किया और 1 नेगेटिव क्वार्क कितना किया, तो टोटल देखा जाता है तो प्रोटॉन E आता है पॉजिटिव। तो मतलब E टूट गया, क्वार्क में टूटा हुआ है। देखिए, अगर आप लोग न्यूट्रॉन की बात करें तो ये न्यूट्रॉन भी 2 डाउन क्वार्क एंड 1 अप क्वार्क। मतलब इसकी बात करें तो 2 × -e/3 एंड ये +2e/3 और ये आ जाएगा आपका 0। मतलब जो Q ऑन न्यूट्रॉन है वो क्या है? 0 है। यानी चार्ज ऑन न्यूट्रॉन जो है वो 0 है, मतलब वो न्यूट्रल है। लेकिन न्यूट्रल है बेसिकली कैसे है? 2 डाउन और 1 अप है, कुछ निगेटिव है या कुछ पॉजिटिव है, और तब जाकर के वो देखिए यहाँ पे 0 है। और प्रोटॉन देखिए 2 प्रोटॉन और 2 अप 1 डाउन है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का तो इसमें नो क्वार्क, इसमें क्वार्क नहीं होता है, इसमें क्वार्क नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन में क्वार्क नहीं होता है। प्रोटॉन देखिए क्वार्क से बनकर बना हुआ है। मतलब चार्ज बेसिकली जो E है 1.602 10⁻⁻19 वो हमारा बेसिक एलिमेंट्री क्वांटा नहीं है, वो टूट सकता है। तो फिर जब टूट सकता है तो फिर हम लोग तोड़ के ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन ये E के मल्टीपल में ही क्यों? ऐसे क्यों नहीं कर सकते? क्यों फिर उसको पढ़ते हैं क्वांटिज्म चार्ज को, इसको क्यों नहीं पढ़ते हैं? फिर तो गलत हो गए, फिर तो पिछले वाला थ्योरी। ऐसा नहीं है।
एक्चुअली ये है कि ये चीज़ होता तो है लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये स्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन टूट गया अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क में और वो एग्जिस्ट करता उस अप क्वार्क और डाउन क्वार्क में, वो हमेशा बना रहता तो निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। वो अनस्टेबल होता है। वो मतलब जैसे अगर आपके क्वार्क है ना, अगर आप उसको सेपरेट करेंगे तो सेपरेट अगर आप चाहते हैं कि एक डाउन क्वार्क वहाँ से हटाए तो अपने आप एक डाउन क्वार्क फिर वहाँ से बन जाएगा। जैसे अगर एक मैग्नेट होती है और मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होती है, अगर आप चाहते हैं कि चलो यहाँ से मैं नॉर्थ पोल को हटा दूँ, तो जैसे आप यहाँ से नॉर्थ पोल को काट के हटाएंगे ना, अपने आप दूसरा वहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाता है ना। यानी कभी भी आप पोल नॉर्थ और साउथ, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हम कहते हैं मैग्नेट में होती है, दो पोल होती है, उसको कभी भी आप सेपरेट नहीं कर सकते। सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, वो हम लोग आगे देखेंगे मैग्नेट में। तो सेम यहाँ पर भी, अगर आप चाहेंगे कि एक डाउन को हटा दें या दो अप को वहाँ से हटा दें, जैसे आप हटाएंगे फिर दूसरा वो अप क्रिएट हो जाएगा, फिर डाउन हटाएंगे दूसरा डाउन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, वही इसी के साथ बन जाएगा। मतलब ये सेपरेट नहीं होगा, मतलब ये स्टेबल नहीं होता है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है सेपरेटली, ये स्टेबिलिटी नहीं होती इसके पास। तो इसलिए जब होता ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते, तो फिर इस थ्योरी को लेके क्या फायदा, मतलब इसको हम लेके क्यों पढ़ें क्वांटाइजेशन और क्यों न्यूमेरिकल बनाएं। लेकिन अगर उसके हम जूम करके देखें उस बातों को, जैसे मोबाइल में आप जूम करके किसी पिक्चर या फिगर को देखते हैं ना, कोई भी पिक्चर को, किसी के स्नैप्स को, किसी फोटो को आप देखते हैं, तो उसी तरीके से अगर बिल्कुल आप उसके डेप्थ में जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ उसके साथ हो रहा है। लेकिन हम उसको नहीं मानते बिकॉज वो स्टेबिलिटी नहीं रखता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस वजह से हम उसको नहीं रखते। लेकिन बट होता है उसके साथ ऐसा, तो कोई आपसे पूछ सकता है व्हाट इज मीन बाय क्वार्क, ऐसा होता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि ये चीज़ है, बट हम इसको अकाउंट में नहीं लेते। हम लोग वही एलिमेंट्री चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए मिटाओ इसको, ओके, थैंक यू। नो अब ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, वो कहता है कि जो चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करता है किसी बॉडी के ऊपर, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, यानी चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.602 10⁻⁻19 कूलम्ब के ही मल्टीपल में होगा, ठीक है। मतलब चार्ज डिस्क्रीट वैल्यू होगा, मतलब कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं होगा। मतलब जैसे 1 है 2 है, तो 1 और 2 के बीच का कोई वैल्यू नहीं होगा, यानी 1.602 × 10⁻⁻19 होगी, ठीक है। मतलब अगर एक चार्ज अगर है तो 1.602 मतलब 1.6 ही लगते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एंड जो दूसरा वैल्यू होगा वो क्या होने वाला है, ये होने वाला है, मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, तो ये कितना होगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। तीसरा क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब देखिए इसके बीच का कुछ वैल्यू गायब है, 1.6 के बाद सीधा 3.2 10⁻19 इसके बीच का वैल्यू गायब है। कहने का मतलब ये है कि चार्ज का कॉन्टिन्यूस वैल्यू नहीं होता, मतलब सारा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। चार्ज की जो वैल्यू है वो सारा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, बीच के कुछ वैल्यू गायब होते हैं। तो चार्ज जो है वो कैसा है, डिस्क्रीट वैल्यू होता है ना। चार्ज है डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक है बच्चों। चार्ज का डिस्क्रीट वैल्यू है, मतलब कुछ वैल्यू है, फिर बीच का गायब है, फिर एक कुछ वैल्यू होगी, फिर बीच का वैल्यू गायब है, फिर वैल्यू होगी। तो इस तरीके से वैल्यू है, क्योंकि उसके मल्टीपल में जा रहा है। बेसिक एलिमेंट हम उसको मान के चलते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मान के चलते हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है नोट में, कि एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, MACRO, माइक्रोस्कोपिक लेवल, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल we ignored क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जब हम लोग लार्ज स्केल की बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक MACRO मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं, तो उस समय हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करके चलते हैं। क्योंकि चार्ज की जब फ्लो हो रही होती है, ट्रांसफर हो रहा होता है, अगर वो बल्क में हो रहा होता है, तो हम ये कहते हैं कि वो कंटिन्यूअस चल रहा है, मतलब डिस्क्रीट में नहीं चल रहा है। मतलब वो हमें काउंट करना, मेजरमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि वो कंटिन्यूअस मूव कर रही है, वो डिस्क्रीट मूव नहीं कर रही है। अगर हम लोग लार्ज अमाउंट पे बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं,
उस केस में हम लोग कंटिन्यूस चार्ज को, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करके चलते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको कई जगह मिलेंगे, और अगर आप 12th देखना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी का बुक खोलिए, उसके एक्सरसाइज में जाइए पहला चैप्टर का, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसमें लिखा हुआ है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग क्यों इग्नोर कर देते हैं, क्या कारण है। तो इसका कारण यही है कि एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, लार्ज स्केल पर जो चार्ज फ्लो होती है वो कंटिन्यूस होती है, और उस केस में हम इसको डिस्क्रीट नहीं मानते हैं, और उस केस में हम लोग इस मल्टीपल को, मतलब फिक्स अमाउंट के मल्टीपल को, NE को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, तो ये बात उसमें है। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल वी इग्नोर क्वांटिटी ऑफ चार्ज बिकॉज इन case of large flow we treated as continuous flow, है ना। जब कंटिन्यूस फ्लो हो रही होती है, लार्ज फ्लो हो रही होती है, तो उस केस में हम लोग क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, MICRO, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, स्मॉल अमाउंट पर हम लोग इसको मानते हैं क्वांटाइजेशन कि हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज एलिमेंट्री चार्ज के बराबर होगा। तो Q इक्वल टू NE, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, हम लोग देखेंगे जस्ट अभी। और कुछ क्वार्क के बारे में जो नोट है वो बात आपने देख लिया, और ये वाली क्वांटाइजेशन माइक्रोस्कोपिक में नहीं होता, इसको देख लिया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है? ओके, तो हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस देखें Q इक्वल टू NE के ऊपर। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ओके, चलिए पहला क्वेश्चन पर सिंपल सा देते हैं कि सपोज करिए कि आपके पास Q1 है +2 कूलम, Q2 है -3 कूलम, एंड एक चार्ज Q3 है 4 कूलम। तो फाइंड टोटल चार्ज, फाइंड टोटल चार्ज। तो जो सिंपल है इसका सॉल्यूशन, क्योंकि टोटल चार्ज अगर हमें निकालने हैं तो सिंपल हम लोग अलजेब्रा यूज करेंगे, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो 2 कूलम प्लस -3 कूलम एंड 4 कूलम, तो 4 2 6 -3, तो टोटल 3 कूलम। तो जो Q नेट है उस सिस्टम के अंदर वो सिंपल आप अलजेब्रा लगा करके निकाल देंगे, क्योंकि स्केलर प्रॉपर्टी होती है। ये बड़ा सिंपल एक बात हो गई। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज करिए आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in 1 कूलम चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट निकालना है। तो मतलब कहने का क्वेश्चन का ये मतलब है कि 1 कूलम चार्ज के उसके ऊपर है, और अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करिए, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पता करिए, मतलब उसका गेन पता करिए, लॉस पता करिए कि कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो 1 कूलम चार्ज हो गया होगा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो 1 कूलम चार्ज हो गया होगा माइनस में। ठीक है, तो 1 कूलम की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, अगर इसके हम सॉल्यूशन को देखें, तो अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखेंगे तो Q आपका कितना दिया हुआ है, 1 कूलम दिया हुआ है। Q इज 1 कूलम। पूछा क्या है, नंबर, तो N इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और हमारे पास E पता है 1.602 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम, ये हमें पता है। N निकालना है, 2 चीज़ मालूम है, तो क्या करें बताइए, Q इज इक्वल टू NE लगा देंगे, है ना। प्लस माइनस जो है वो पोलैरिटी के लिए होता है, प्लस में और माइनस में। तो अगर N निकालना है तो Q बाय E करेंगे आप, तो Q 1 और अपॉन में E, मतलब 1.602 इंटू 10 पर पावर -19। इसको सॉल्व करिए, ये आई थिंक 6.25 10 पर पावर 18 आ जाएगा नंबर। तो जो N है वो इतना है, मतलब 6.25 इंटू 10 पर पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हुआ होगा।
मतलब ट्रांसफ़र हुआ होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तब जाकर के 1 कूलम्ब चार्ज डेवलप हुआ होगा। या फिर कहें कि कोई बॉडी के पास इतनी इलेक्ट्रॉन होगा और उस इलेक्ट्रॉन के वजह से उसके पास इतना चार्ज होगा और वो निगेटिव में होगा, ठीक है। और अगर इतना ही उसके पास पॉजिटिव में भी है और होगा ही तो वो न्यूट्रल होगा, है ना। तो मतलब चार्ज से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर लिए, ट्रांसफ़र गेन या फिर कितना उसमें प्रेजेंट है, एन की वैल्यू बेसिकली वो हमसे पूछ रहा था, ठीक है। कोई दिक्कत है? ठीक है बच्चों, ओके। सपोज किया जाए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कि सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स when 3.2 coulomb charge is find number of electron transfer when 3.2 माइक्रो कूलम्ब कर देता हूं मैं यहाँ पे, माइक्रो कूलम्ब चार्ज डेवलप, है ना, कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ होगा कि 3.2 माइक्रो कूलम्ब चार्ज जनरेट हो गया होगा उसके ऊपर, डेवलप हो गया होगा उसके ऊपर। दिया होगा तो पॉजिटिव, लिया होगा तो नेगेटिव, लेकिन 3.2 माइक्रो कूलम्ब। तो बच्चों एक चीज़ याद रखिए आप कि मिली कूलम्ब 10 पर पावर -3 कूलम्ब, माइक्रो कूलम्ब 10 पर पावर -6 कूलम्ब, नाइनो कूलम्ब 10 पर पावर -9 कूलम्ब, ये जनरली यूज होता है। ये हमारा प्रीफिक्स है, कूलम्ब के पहले हम लगा रहे हैं मिली, माइक्रो, नाइनो एंड पीको, हेप्ट, कई सारे होते हैं जिस बचपन में पढ़ते हैं हम लोग, डेका, मिली, सेंटी, ये सब, तो उसमें है ये। तो 10 पर -3, 10 पर -6, 10 पर -9, ये मिली, माइक्रो एंड नैनो आप यूज करें। तो बेटा अगर सॉल्यूशन हम लोग इसका देखें बच्चों, तो Q कितना दिया हुआ है? 3.2 माइक्रो कूलम्ब, दैट मीन्स 3.2 इंटू 10 पर पावर -6 कूलम्ब, ये हो गई आपकी चार्ज जो आपको दिया हुआ है, ठीक। अब इतना चार्ज ट्रांसफ़र के लिए, गेन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गया होगा इतना चार्ज डेवलप होने के लिए? तो Q इज इक्वल टू NE, तो N इज इक्वल टू Q बाय E। तो Q इज हाउ मच? 3.2 10 पर पावर -6, और ये 1.6 ही रखिए इंटू 10 पर पावर -9। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 पर पावर 13, है ना। 2 -6 है तो ये प्लस हो जाएगा तो 13, है ना। तो इतना इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हुआ होगा, लॉस हुआ होगा या गेन हुआ होगा, तब जाकर के 3.2 माइक्रो कूलम्ब चार्ज उसके ऊपर जनरेट हो गया, ठीक है। तो Q इक्वल टू NE पर हम लोग ये न्यूमेरिकल देख रहे हैं। तो सबसे, है ना, तो यहाँ पे सबसे बड़ा बात क्या है? N पता करना, फाइंड, है ना। Q, N और E तीन चीज़, E तो हमेशा मालूम है, N हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहें या इलेक्ट्रॉन कहें, क्योंकि दोनों तो बराबर ही होता है अगर हम किसी न्यूट्रल आइटम की बात करें। लेकिन अगर ट्रांसफ़र की बात होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होगी, N की बात होगी, और चार्ज जो उस पर जनरेट हुआ उसकी बात होगी। तो Q इक्वल टू NE, है ना, हमेशा याद रखनी है इस बात को। ठीक है। सपोज एक तीसरा क्वेश्चन अगर हम लोग लें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग लें, ये हम लोग 4th क्वेश्चन होगा आई थिंक। फाइंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। बेटा 100 ग्राम वाटर है, मतलब 100 ग्राम पानी है, और उस 100 ग्राम पानी में हमें चार्ज ढूंढने हैं कि कितने नेगेटिव हैं और कितने पॉजिटिव हैं। क्योंकि ये जो 100 ग्राम पानी है, ये जो 100 ग्राम पानी है आपके किसी कप में, 100 ग्राम जो आपका H2O है
तो ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, मतलब n ऑफ जो प्रोटॉन है वो n ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बराबर है। टोटल पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के जीरो न्यूट्रल है। तो अगर मेरे को पता चल जाए कि इतने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो मैं n निकल गया, उसको मैं e से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हमें चार्ज निकल के आ जाएगी कितने नेगेटिव है, और उतना ही उसके पास पॉजिटिव होगा, तब जाकर के वो वाटर जो वो न्यूट्रल है। तो सबसे मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं यहाँ पर n फाइंड करूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करूँ। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में होता है, और एटम में होता है तो हर एलिमेंट का जो एटम है उसके एलिमेंट नंबर, जो उसके एटॉमिक नंबर होते हैं उसके बराबर उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चों अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन में देखें तो जो H2O है, अगर इस H2O मॉलिक्यूल की हम लोग बात करें, H2O मॉलिक्यूल के हम लोग बात करें, तो इस H2O मॉलिक्यूल में क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है ना। 1 H2O मॉलिक्यूल की बात हो रही है, कितने की बात हो रही है, 1 H2O मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल की हम बात करें तो वो 2 हाइड्रोजन एटम से और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर के बना हुआ है, 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर के बना हुआ है। और 2 हाइड्रोजन एटम का मतलब है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 1 ऑक्सीजन एटम का मतलब है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन है, तो ये 1 ऑक्सीजन है उसका 1। तो टोटल अगर देखा जाए तो टोटल इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक H2O मॉलिक्यूल अगर आपके पास है, वाटर का H2O मॉलिक्यूल है, तो उसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब मेरा मतलब ये है कि ये जो 100 ग्राम पानी है, उस 100 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल H2O का है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है ना। तो अगर 100 ग्राम में मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चल जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा, फिर क्वेश्चन हमारा तो सॉल्व हो गए, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। तो वो मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आप लोग केमिस्ट्री में एक रिलेशन पढ़े होंगे, नंबर ऑफ मोल। किसी भी चीज़ में अगर हमें कोई नंबर ढूंढनी है कि कितने उसमें मॉलिक्यूल है या पार्टिकल है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग उसके नंबर ऑफ मोल पता करते हैं कि कितने मोल है। और वो मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस सब्सटेंस का जो वेट है उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर वेट है उसका कितना होगा, H2O का 18 होता है। H2 मतलब 2 और ऑक्सीजन का 8 दूना 16, तो 16 + 2 18। तो वेट इज 100 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट इज 18। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आपका नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। 100 को आप 18 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, है ना। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O 2 × 1 + 1 × 16, दैट मीन्स कि 18। तो ये आपका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल आ चुका है डिवाइड करके, अब हमें चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल जो आपका 100/18 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.023 10⁻23 से, क्योंकि ये जो 6.023 10⁻23 है, ये इतने नंबर जो है वो 1 मोल के बराबर होता है। इसको हम एवोगाड्रोस नंबर पढ़ते हैं। तो इतनी नंबर कोई भी चीज़ का वो 1 मोल होता है। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल पता है और इतना पार्टिकल 1 मोल में होता है, तो इसको अगर मैं इस नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या निकल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया। अब हमें निकल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें निकल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक मॉलिक्यूल में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100/18 × 6.023 10⁻23, ये आपका हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दीजिए, ठीक है ना। तो इससे आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है तो आप चार्ज निकाल सकते हैं, इसलिए आप क्या निकाल सकते हैं, चार्ज Q निकाल सकते हैं, चार्ज Q निकाल सकते हैं, चार्ज Q निकाल सकते हैं। क्या होगा, +- NE होगा।
n जो है, ये जो पूरी वैल्यू आपको निकल के आ रही है, यही पूरी वैल्यू बेसिकली क्या है हमारा n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैल्यू रख दीजिए, मतलब 100 अपॉन में 18 इंटू 6.023 10 पर पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 10, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.602 10 पर पावर -9 से। इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतनी कूलम हो जाएगी। इसको सॉल्व करिएगा तो आई होप इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये आपको आ जाएगा 5.348 इंटू 10 पर पावर 6 कूलम आई थिंक। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करिए थोड़ा, तो आपको इतनी कूलम चार्ज आ जाएगी। मतलब इतना ही कूलम पॉजिटिव है और इतना ही कूलम निगेटिव है उस 100 ग्राम पानी के अंदर, इसलिए वो 100 ग्राम पानी जो है वो न्यूट्रल है ना, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, कुल मिला के न्यूट्रल। तो हमें ये अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड करने के लिए इतना पॉजिटिव नेगेटिव, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ढूंढना पड़ा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को ढूंढा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ढूंढने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल को ढूंढना पड़ा कि कितने नंबर ऑफ मोल है 100 ग्राम में वो पानी, और फिर हम उससे निकल गए। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आई? कोई दिक्कत है? तो ये पिछले क्वेश्चन जो हमने था उससे थोड़ा स्टैंडर्ड है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको समझ गए? कोई दिक्कत है? ओके, ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं। अब मैं आज क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ सिमिलर वे, जो आपके लिए होमवर्क होगा, आप इसे नेक्स्ट क्लास में लाइएगा सॉल्व करके। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल एक, कि बस मैं ये कह रहा हूँ कि फाइंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन 100 ग्राम H2SO4 दे दिया मैंने। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया आपको H2SO4, और वो 100 ग्राम दे दिया। कितना दे दिया बच्चों? 100 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मैंने आपको दे दिया, और मैंने पूछा कि इसमें कितने नेगेटिव एंड कितने पॉजिटिव चार्ज है वो मेरे को बताइए। मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे उसी तरीके से भी बनेगा सिमिलर वे, है ना। एन आपको ढूंढिए सबसे पहले, और अगर मैन मिल गया तो निकल गया, और कुल मिला के फाइनली वो न्यूट्रल ही रहता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करिएगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहले वो थोड़ी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पहले काली रिकैप कर दिया, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सीखा, और देन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सीखा, और उस पर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स है जो आपके सामने रखा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं, यहीं पर स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नए कंसेप्ट के साथ और भी कुछ चार्ज के प्रॉपर्टी के साथ हम लोग अपना अगला लेक्चर शुरू करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे बन जाना चाहिए, बिकॉज सिमिलर है। बस अंतर ये है कि वहाँ पर जो मॉलिक्यूलर वेट है वो H2O का लेना था, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आपको H2SO4 का लेना है, और मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको मालूम ही होगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।